आप सभी लोगों को, प्यारे विद्यार्थियों, सभी मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास में पाल वंश को। पाल वंश बंगाल का महत्वपूर्ण वंश रहा है प्राचीन इतिहास में, और इनके दो राजाओं ने, धर्मपाल और उनके पुत्र देवपाल ने, तो 40-40 वर्ष तक राज्य किया है। इतने ही समय में प्रतिहारों और राजपूतों के कई कई राजा निकल गए। तो यहाँ पर हमने एक त्रिकोणात्मक संघर्ष आरंभ होता है, जो आपको बताया था, जो पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। राष्ट्रकूट दक्षिण में थे, पाल पूर्व में थे और प्रतिहार मध्य भारत और पश्चिम को कवर करते थे। तो इन सब का जो है भारत में एक त्रिकोण बनता है संघर्ष का कारण, जिसका केंद्र कन्नौज नामक स्थान था। तो अभी पाल वंश का जो उदय होता है उस पर हम बात करेंगे। पालों का उदय 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल में हुआ था। ठीक है, खालिमपुर इनका अभिलेख है, महत्वपूर्ण अभिलेख। खालिमपुर अभिलेख के अनुसार अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रकृति अर्थात जनता ने गोपाल को राजा बनाया। यही गोपाल वंश का संस्थापक था। तो आपको याद होगा, इसके पहले हर्ष के समय में शशांक नामक राजा गौड़ देश का राजा हुआ करता था। उसकी मृत्यु के बाद बंगाल में अराजकता फैल गई थी। तभी जनता ने इस अराजकता से ऊबकर गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुना, अर्थात निर्वाचन द्वारा वह गोपाल को, उसमें गुण ऐसे देखे गए कि वो राज्य को संभाल सकता है, तभी जनता ने उसका चुनाव किया। तो इसी गोपाल के नाम के कारण इनके वंश को पाल वंश गोपाल से पाल शब्द ले लिया गया है और उनके वंश को पाल वंश कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पाल वंश उसने गोपाल नामक व्यक्ति को राजा बनाया। गोपाल ने 750 ईस्वी से 770 अर्थात 20 वर्ष तक राज्य किया। अब हम आते हैं धर्मपाल पर। धर्मपाल ने 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक अर्थात पूरे 40 वर्ष प्रशासन किया। बंगाल और बिहार उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। उसके शासन की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, पर यही तिथि अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार की है। वह गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज, नागभट्ट और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव और गोविंद तृतीय का, यानी चाचा राजाओं का वो समकालीन था। इस आधार पर विद्वानों ने उसका समय 770 से 810 ईस्वी निश्चित किया है। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए धर्मपाल को अनेक युद्ध करने पड़े, जिनमें से वो कुछ में विजयी रहा, और उसने उत्तराधिकार में प्राप्त राज्य का, जो उसके पिता से गोपाल से उसे राज्य प्राप्त हुआ था, उसमें उसका विस्तार किया उसने, और एक संगठित विशाल साम्राज्य में अपने छोटे से राज्य को उसने परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ पर हम त्रिकोणात्मक संघर्ष का आरंभ देखते हैं, जो कि 3 पाल, प्रतिहार और शासकों के बीच में हुआ। तो इसमें सबसे पहले धर्मपाल और वत्सराज का आक्रमण होता है, युद्ध होता है। धर्मपाल के सिंहासन पर बैठने के समय अवंती में वत्सराज, हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रतिहार शासकों के राजा वत्सराज राज्य कर रहा था। वत्सराज ने उज्जैन और राजपूताना पर विजय प्राप्त कर कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया था और उसे अपने प्रभाव में कर लिया। सारे संघर्ष का केंद्र कन्नौज ही था, जहां पर उस समय आयुध वंश का शासन चल रहा था, जिसमें वज्रायुध और इंद्रायुध और चक्रायुध 3 शासकों ने क्रमशः राज्य किया। तो उस समय इंद्रायुध को उसने पराजित किया वत्सराज ने। धर्मपाल भी पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था उसी समय, अतः दोनों में संघर्ष आवश्यक था। दोनों के बीच युद्ध में वत्सराज विजयी हुआ। ठीक है, डॉक्टर मजूमदार का कथन है कि ये युद्ध दोआब में हुआ था, गंगा यमुना के दोआब में हुआ था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार चाहमान दुर्लभ राज ने गौड़ देश पर विजय प्राप्त कर अपनी तलवार को गंगा सागर के जल से पवित्र किया था, अर्थात इस युद्ध में वत्सराज विजयी हुआ और उसके जो सामंत शासक थे दुर्लभ राज, उन्होंने अपनी तलवारों को और सबको गंगा सागर अर्थात बंगाल में, जहां पर गंगा सागर में गिरती हैं, उस स्थान पर समुद्र में अपने तलवारों को, रक्त रंजित तलवारों को धोया था। अर्थात वत्सराज पहले उसमें विजयी हुआ था और धर्मपाल हार गया था यहाँ पर। तो बीपी सिन्हा के मत से यह युद्ध 785 से 86 ईस्वी के बीच में लड़ा गया है। अब इनका आता है, दूसरा आता है ध्रुव से युद्ध। राष्ट्रकूट शासक हैं ध्रुव। तो वत्सराज से पराजित होने के पश्चात धर्मपाल को गहरा धक्का लगा
परंतु उसी समय राष्ट्रकूट सम्राट ध्रुव ने उत्तरी भारत पर आक्रमण करके वत्सराज को पराजित किया। अब इनके भाग्य से, पालों के भाग्य से, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और प्रतिहार राजा वत्सराज को पराजित किया। ठीक है, इस प्रकार वत्सराज की धर्मपाल पर विजय अस्थायी हुई। तत्पश्चात ध्रुव और धर्मपाल के मध्य गंगा और यमुना के दोआब में भयंकर युद्ध हुआ। अब ध्रुव ने पहले तो प्रतिहार शासक को हराया राष्ट्रकूट ध्रुव ने, उसके बाद धर्मपाल से भी उसका युद्ध होता है। ध्रुव का धर्मपाल से युद्ध होता है। गंगा यमुना के दोआब में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें धर्मपाल की फिर से पराजय हो जाती है। संजन और सूरत के लेख इस बात के साक्षी हैं। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार यह युद्ध दोआब में हुआ था, परंतु पृथ्वीराज विजय ग्रंथ से प्रकट है कि यह युद्ध बंगाल में ही हुआ था, अर्थात ध्रुव बंगाल में जाकर पालों पर आक्रमण किया राष्ट्रकूट ध्रुव ने। अब धर्मपाल की दिग्विजय इसके बाद आती है। ध्रुव का गंगा और यमुना के क्षेत्र दोआब पर अधिकार हो गया, और अधिकार तो हो गया, परंतु वह वहां अधिक समय तक टिक नहीं सका। वह पुनः दक्षिण की ओर वापस चला गया। इसका लाभ उठाकर धर्मपाल ने अपनी शक्ति को पुनः केंद्रित किया। उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वत्सराज समाप्त हो चुका था और संपूर्ण उत्तरी भारत में उथल पुथल मची हुई थी। अतः उसने कन्नौज पर फिर आक्रमण किया और वहां के शासक इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को राजा बनाया। किसने? धर्मपाल ने इंद्रायुध को हटा दिया और उसके भाई चक्रायुध को वहां का शासक, कन्नौज का, कहां का? कन्नौज का शासन बनाया। आपको बताया कि कन्नौज के लिए ही त्रिकोणात्मक संघर्ष हो रहा था। अब धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि जब उसने, धर्मपाल ने कन्नौज पर इंद्रायुध को बैठाया, वो चाहता तो स्वयं अपने लिए अभिषिक्त हो सकता था, स्वयं वहां बैठ सकता था राजा बनकर, लेकिन उसने इंद्रायुध को बैठाया। लेकिन एक वहां पर उसने कान्यकुब्ज में दरबार किया और कन्नौज के सिंहासन पर चक्रायुध को पांचाल देश के प्रसन्न वृद्धों द्वारा, चक्रायुध को उसने, इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को राजा बनाया और पांचाल देश के प्रसन्न वृद्धों द्वारा उठाए गए अभिषेक कलश से अभिषिक्त कराया, जिसे भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गांधार और कीर के राजाओं ने अपना सिर झुकाकर साधुवाद करते हुए स्वीकार किया, जबकि उसे स्वयं को अभिषिक्त कराने का पूरा पूरा अधिकार था, प्राप्त था। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि चक्रायुध के अभिषेक के समय कन्नौज के दरबार में उपस्थित सभी शासक धर्मपाल के अधीन थे। ठीक है, और इसके विरुद्ध डॉक्टर आर एस त्रिपाठी इन राजाओं की उपस्थिति केवल एक राजनीतिक शिष्टाचार ही मानते हैं। और डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक का कथन है इसमें कि प्रणति परिणतय है शब्द से उन्होंने निकाला है इस बात को कि वे राजा धर्मपाल के सामने झुकने के लिए विवश हुए थे। वस्तुतः समस्त राज्यों में धर्मपाल का अधिकार नहीं था, परंतु इसमें संदेह नहीं कि उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े भाग पर धर्मपाल का साम्राज्य स्थापित हो गया था, परंतु दक्षिण में राष्ट्रकूटों के कारण वह अपने प्रभाव का विस्तार नहीं कर सका। उसकी विजय यात्राओं का विस्तार कर्नाटक तक डॉक्टर वीपी सिन्हा मानते हैं। अब धर्मपाल का हम साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। खालिमपुर और मुंगेर अभिलेख के आधार पर कहा जा सकता है कि धर्मपाल का साम्राज्य विस्तार और प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण बंगाल, बिहार, कन्नौज, हिमालय की तलहटी में पूर्वी पंजाब से उत्तरी पश्चिमी पंजाब तक, सिंध और मालवा तथा विदर्भ तक विस्तृत था। मालवा का शासक वत्सराज ही था उस समय। इसने भी उसके दरबार में, धर्मपाल के दरबार में सिर झुकाया, जो कि प्रतिहार शासक था। ठीक है, ये मुख्य बात है यहाँ पर। बिहार से कन्नौज तक का प्रदेश चक्रायुध के माध्यम से उसकी सत्ता स्वीकार करता था तथा शेष कन्नौज के दरबार में उपस्थित प्रदेशों के राजा या तो उससे पराजित हुए अथवा भयवश उसकी अधिसत्ता स्वीकार करते थे। ठीक है, विद्वानों ने यह समय 785 से 800 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया है। अतः 11वीं शताब्दी के लेखक सोढल का यह कथन कि वह उत्तरापथ स्वामी था उचित ही प्रतीत होता है। अब इनका राष्ट्रकूटों से युद्ध होता है। धर्मपाल इस प्रभुत्व को अधिक दिनों तक नहीं भोग सका। शीघ्र ही उसे प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का फिर से सामना करना पड़ा, जिसमें वह पराजित हुआ। 807 ईस्वी में गोविंद तृतीय ने प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय को हराया।
अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र से ज्ञात होता है। ये राष्ट्रकूट अभिलेख है कि गोविंद तृतीय के सम्मुख धर्मपाल और चक्रायुध स्वयं झुक गए। स्वयमेव पनौतो चयस्य महत स्तव धर्म चक्रायुध प्रतिहारों से युद्ध। अब इनका प्रतिहारों से युद्ध देखते हैं। गोविंद तृतीय के दक्षिण लौट जाने पर नागभट्ट द्वितीय ने अवसर पाकर कन्नौज पर आक्रमण किया। इसने नागभट्ट द्वितीय ने, प्रतिहार शासक ने अवसर पाकर कन्नौज पर आक्रमण किया। अतः चक्रायुध, अब कन्नौज का शासक कौन था? चक्रायुध था। तो वह जो कि धर्मपाल द्वारा बिठाया गया था वहां पर, तो चक्रायुध धर्मपाल की शरण में भागा। अतः नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल में फिर से युद्ध हुआ, जिसमें नागभट्ट द्वितीय की विजय हुई। इस बार धर्मपाल की हार होती है और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय विजयी होता है। इस प्रकार धर्मपाल को नागभट्ट के सामने झुकना पड़ा और कन्नौज पर भी उसका कोई अधिकार नहीं रहा। कन्नौज किसके? प्रतिहारों के संरक्षण में चला गया क्षेत्र। तो इस युद्ध की तिथि 802 से 803 दशरथ शर्मा ने मानी है, तथा कर्कराज द्वितीय के बड़ौदा अभिलेख में 812 ईस्वी के मध्य इस युद्ध की तिथि मानी जाती है। अब धर्मपाल का हम मूल्यांकन करते हैं। विशुद्धानंद पाठक के अनुसार धर्मपाल एक महान विजेता, कुशल कूटनीतिज्ञ और अत्यंत सफल शासक था। अपने पिता गोपाल से उसने बंगाल में एक छोटा सा राज्य उत्तराधिकार में पाया था, किंतु अपने चरमोत्कर्ष के दिनों में वह उत्तर भारत की सिरमौर सत्ता बन गया। देवपाल के नालंदा अभिलेख में उसे परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज के विरुद्ध दिए गए हैं। मजूमदार के अनुसार धर्मपाल निस्संदेह बंगाल में राज्य करने वाले सब राजाओं से श्रेष्ठ था, जिसने उत्तरी भारत में अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। धर्मपाल कूटनीतिज्ञ भी था। इसका उदाहरण राष्ट्रकूट राजकुमारी के साथ उसका विवाह, जो राष्ट्रकूट के शत्रु थे, उन्हीं के बेटी राष्ट्रकूट राजकुमारी के साथ उसका विवाह संबंध था। उसके राज्य में शांति और समृद्धि व्याप्त थी, जिसके फलस्वरूप विद्या और कला की उन्नति हुई। उसने भागलपुर के समीप गंगा नदी के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। खाली उसने युद्ध ही नहीं किए, बल्कि उसने विद्या के या शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। एक बौद्ध विश्वविद्यालय उसने खुलवाया, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसने वारेंद्री और सोमपुर में विहार बनवाए। विहार बौद्ध श्रमणों के रहने के स्थान होते थे, उनके लिए बनवाए। वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। वह विद्या प्रेमी भी था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र को उसने राजाश्रय प्रदान किया। लगभग 40 वर्षों के शासन के पश्चात 810 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये धर्मपाल का हुआ आज पाठ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया पाठ तो अवश्य ही लाइक करिए और कुछ कमेंट्स भी अवश्य दीजिए, और सब्सक्राइब हो चुके तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए।